जब हम अबू धाबी और दुबई और शारजा की विकेटों पे भी खेलते थे तो पहली इनिंग्स में जो हमारा खिलाड़ी 300 करता था वो दूसरी इनिंग्स में स्ट्रगल कर रहा होता था। हमारे साथ प्रॉब्लम है दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने का, जब विकेट खुलना शुरू होती है। तो ये प्रॉब्लम्स कब तक चलती रहेंगी, कौन हल करेगा, कौन इसको टैकल करेगा? हमारी जब तक हम एक ट्यूमर के ऊपर बैंडेड लगाते रहेंगे ना, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, वो गालिब का एक शेर है ना कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते कि वफा क्या है। आई होप मुझे अक्सर शेर याद नहीं रहते, अगर याद रह जाए तो फिर शेर नहीं रहते। तो जब तक हम इस किस्म की हरकतें करते रहेंगे यही रहेगा। हमें अगर हम अब ये देखें ना कि टेस्ट साइकिल 2 साल का होता है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल होता है, आपके पास इनफ टाइम डेफिनेटली होता है कि अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर लें। पाकिस्तान के साथ एक मसला ये है कि हमारे टेस्ट मैचेस कम होते हैं। कुल 6 टेस्ट मैचेस हमने इस पूरे साइकिल में खेलने हैं होम पे, और जो अवे खेलने हैं उसमें से इंग्लैंड में खेलने हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस होंगी हमारे लिए। बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश में स्पिनिंग विकेट्स पे खेलना है हमने, जिसपे बांग्लादेश के स्पिनर्स भी हमें तंग कर सकते हैं, और वो यहाँ पे माइंड यू हमें हरा के गए हुए हैं। वेस्ट इंडीज़ के साथ हमने खेलना है, वैसे तो हमें मुल्तान में टेस्ट मैच हरा के किया हुआ है। तो हम अपने आप को किस तरह से प्लान करते हैं? हम कागजों पे तो बैठ के कर लेते हैं यार 13 टेस्ट मैच है, 9 खेलें, 9 जीत जाएंगे ना तो फाइनल में पहुंच जाएंगे, पर 9 जीतने कैसे हैं उसका प्लान नहीं है हमारे पास। ऑल्सो वी नीड टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीम्स, कि अगर साउथ अफ्रीका में खेलना है तो हमें किस किस्म के प्लेयर्स चाहिए, हमें कितने, हमारे पास क्या उतनी फास्ट बॉलिंग बैटरी मौजूद है कि जिनको हम साउथ अफ्रीका जैसी विकेट्स पर डाल सकें। इस मैच में मुझे फील होता है कि हम एक फास्ट बॉलर शॉर्ट थे। पूरे साल में आई थिंक शाहीन ने 26 ओवर नहीं किए होंगे, हमने इस टेस्ट मैच में उससे 26 ओवर करवा लिए। आगे उसने वनडे भी खेलने, T20 भी खेलने, फिर वही मसला आ जाएगा जी हमारे बॉलर्स का वर्कलोड नहीं मैनेज हो पा रहा। अच्छा, अब वनडे और T20 स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है, तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है? आपके ख्याल से बहुत अच्छा स्क्वाड हमने टाइमिंग बहुत अच्छी थी। 8:30 बजे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई आधी दुनिया भी सोई जागी होगी, अनाउंस कर दो। सुबह उठते ही उनको पहली चीज ये मिलेगी, आधा दिन इस पे बात होती रहेगी, उसके बाद मैच पे जाएंगे। ठीक है, और हमारी टीम भी फिर इतनी शानदार, उन्होंने कहा नहीं हम डिस्कस होना चाहते हैं, हम पहले मैच खत्म करेंगे। अंस आपका इसके ऊपर क्या टेक है? जो स्क्वाड के ऊपर हमारा ऐसे ही है जैसे इमरान भाई ने बताया, सुबह आधे लोग सोए हुए थे, आधे जाग रहे थे, स्क्वाड अनाउंस हो गया था। तो T20 स्क्वाड में जो एक पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आई है, मुझे पर्सनली जो नज़र आई है वो ये है कि मोहम्मद हारिस काफ़ी अर्से से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो हमारी जो स्क्वाड अनाउंस किया जिन्होंने सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने उन पर एतमाद नहीं किया और उनकी जगह वो उस्मान खान को दोबारा से एक मौका दिया गया है परफॉर्म करने। यहाँ पे सॉरी मुझे एक जुमला आ गया था, आप अंदाजा लगाएं कि हारिस कितना बुरा परफॉर्म कर रहे थे कि उनको रिप्लेस करने के लिए हमें उस्मान खान को डालना पड़ा। उस्मान खान को रिप्लेस किया उन्होंने, अच्छी रिप्लेसमेंट थी। दूसरा उन्होंने साहिबजादा फरहान को भी ऑप्शनल विकेट कीपर के तौर पे उन्होंने मतलब कहा है कि ये कर सकते हैं अगर उस्मान खान फिट नहीं है खेलने के लिए। दूसरा एक उस्मान तारिक को भी ऐड किया T20 स्क्वाड में, वो भी एक अच्छी मुझे एडिशन लगी। फैसल अकरम को वनडे स्क्वाड में ऐड किया गया। फैसल अकरम टॉप परफॉर्मर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। सुफियान मुकीम को बहुत सारे चांसेस दिए गए, लेकिन अब शुक्र है कि उनको भी एक चांस दिया गया है। और हसीबुल्ला खान, जिन पे बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि ये इतने टैलेंटेड क्रिकेटर हैं और इनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको वनडे स्क्वाड में ऐड किया गया है। ये भी बड़ी अच्छी एडिशन है। बिल्कुल। अच्छा हाफिज़ साहब, आपका स्क्वाड के बारे में क्या ख्याल है? अगर देखा जाए तो T20 के जो कैप्टन है वो सलमान अली आगा हैं और शाहीन अफरीदी को हमने ODI स्क्वाड का कैप्टन हमने रखा हुआ है। तो आपके ख्याल से किस तरह की सिलेक्शन है ये? पिछली परफॉर्मेंस सुफियान मुकीम का क्या कसूर है? उसने कहाँ बैड परफॉर्मेंस की? राय साहब को याद पड़ता है? नहीं, एक आधा मैच में वो बाउंसर कर रहे थे, बट हाँ। अच्छा, इसके साथ चले हारिस रऊफ की समझ में आती है। मोहम्मद नवाज क्यों है फिर? जो बॉलिंग करेगा उसको रन्स होंगे ना, कभी रन्स होंगे कभी नहीं होंगे। जिसको आप ये कहते हैं कि ये हमारा मैच विनर है और दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, दुनिया के इस वक्त जो क्रिकेट हो रही थी उसमें जो सबसे मुश्किल मैच था उसमें आपके मैच विनर ने बॉलिंग ही नहीं की, तो फिर वो टीम में क्यों है? अगर वो हाई प्रेशर गेम में जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो बॉलिंग करने के काबिल नहीं है, तो वो टीम में क्यों है? जिसने बॉलिंग की उसको रन्स हो गए तो वो बाहर हो गया, जिसने बॉलिंग नहीं की और वो बॉलर है उसको रन्स नहीं हुए, वो टीम में है, तो वो क्यों है? ठीक है, आपने दोनों विकेट कीपर जो अनाउंस किए हैं ना, वो दोनों विकेट कीपर नहीं है। तो उस्मान खान कोई विकेट कीपर नहीं है, फुल टाइम विकेट कीपर। ठीक है, अगर कोई उसको बनाना चाहता है ज़बरदस्ती तो बना दे, लेकिन वो विकेट कीपर नहीं है। और ना ही साहिबजादा फरहान विकेट कीपर है। ठीक है जी, तो ये अगर आप टेक्निकली उसको देखेंगे तो ये विकेट कीपर के बगैर एक टीम का ऐलान किया गया है जिसमें ज़बरदस्ती दो लोगों को अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि आपको या तो ग्लव्स पहनाना पड़ेंगे साहिबजादा फरहान को, और अगर आप उसको नहीं पहनाते हैं ग्लव्स विकेट कीपिंग के, तो फिर आपको ज़बरदस्ती किसी की जगह पर
उस्मान खान को टीम में शामिल करना पड़ेगा। तो एक तो ये सुफियान मुकीम को बाहर किया गया, वो भी कोई ऐसी समझ नहीं आती कि क्यों हो गए बाहर। और फिर हारिस, फिर आपने खुशदिल शाह भी नहीं हैं, हुसैन तलत भी T20 टीम से ड्रॉप हुए हैं, हारिस रऊफ भी T20 टीम में नहीं है, रिजर्व में। फ़खर ज़मान ठीक है, रिजर्व फ़खर ज़मान भी रिजर्व में आए हैं। रिप्लेसमेंट क्या आया उनका? अगर तो रिप्लेसमेंट समझ आती है ये किसी साथ को? ही हमारी स्क्रीन पे भी चल रही है हमारा जो उस्मान स्क्वाड है तारिक T20 का। उस्मान तारिक को आप क्यों लेके आए हैं ना, किस वजह से आपने उनको टीम में शामिल किया? तो ये जितनी भी टीम जिसका ऐलान किया गया है, ये ठीक है, चूंकि लोगों को हर वक्त ये सारी की सारी ना सोशल मीडिया ड्रिवन है कि तब्दीलियां कर दो। नसीम शाह की कमबैक हुई है। हाँ, नसीम नसीम शाह शाह की सोशल comeback मीडिया ड्रिवन है ना, और कि लोगों को कंटेंट दे दो, लोग उसके ऊपर बात करते रहेंगे और जिन्होंने फैसले करने हैं नसीम वो शाह, करते बाबर रहेंगे। आजम की कमबैक तो है इस बार जो अब्दुल समद आया टीम में, क्यों आया है? टॉप एंड की परफॉर्मेंस, टॉप एंड सीरीज में वो score टॉप किया। एंड क्या था, वो उसकी क्या स्टैंडर्ड है, उसकी क्या हैसियत क्या है टॉप एंड के ऊपर जो आपने उनको टीम में लिया? और दूसरी ये है कि आप किसी बैट्समैन को 2-3 सीजन खेलने दें, आपने मतलब जो बदल दें तब्दीलियों के ऊपर बात होती रहेगी। वो इस वक्त कमरे में बैठे सब क्या लगा रहे होंगे। यही ना हमने बात की थी कि जो हम देखते हैं हमारे बोर्ड में या हमारी टीम में कंसिस्टेंसी हमें नज़र नहीं आ रही। एक प्लेयर अगर एक सीरीज़ खेल रहा है तो दूसरा अगर सीरीज़ तक पहुंचते पहुंचते उसको यही डर रहेगा कि पता नहीं मैं अगली सीरीज़ में इसका हिस्सा रहूँगा कि नहीं रहूँगा। तो ये चीज़ जो है ये हमारे खिलाड़ियों को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, किस तरह से उनको अफेक्ट कर रही है। असलान, इसके ऊपर आपका क्या टेक है कि कब तक ये चलता रहेगा कि खिलाड़ी एक तरह से इनसिक्योर हैं इस बारे में कि हमें पता नहीं अगली सीरीज़ खेलने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, मतलब ये जो खिलाड़ी है ना, इनकी क्या, ये कौन सा मतलब है कि कोई एंड्रू फ्लिंटॉफ ड्रॉप हो रहा है? मतलब अगर आप ये सोचें बैठ के कि यार मोहम्मद हारिस ड्रॉप हुए, उसकी जगह पे कौन आया है, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, यार ये हो गया हमारे साथ। ये पाकिस्तान, मतलब ये पाकिस्तान की क्रिकेट है। आपके पास कोई, पूरे मुल्क में कोई विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है T20। क्यों उस्मान बाहर हुआ था? राय साहब, आपका वक्त लिया, माजरा चाहूँगा, क्यों बाहर हुआ था? वो बैटिंग ऐसे करते थे जैसे उनका सस्पेंशन का काम होने वाला है। ठीक है, वो वापस कैसे आ गया? कुछ कहीं पर खेला है, कुछ उसने बताया है, कहीं पर साबित किया है, कोई 2-3 साल उसने कोई 8-10 2-3-4 सालों में को 5-6 हज़ार रन कर दिए हैं, कोई उसने कोई 300 कैचेस पकड़ लिए हैं, क्यों आ गया है? कोई बताएं तो सही ना कि हारिस ड्रॉप हुआ खराब परफॉर्मेंस की वजह से, और एक ऐसा शख्स वापस आ गया जो खुद खराब परफॉर्मेंस पे बाहर हुआ था और बगैर किसी कारकर्दगी के टीम में आ गया। तो ये क्या है भाई? ये बस जो हुआ है वो हम सब ने देख लिया और हम आगे भी देख लेंगे कि ये क्या होगा आगे इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे, हम ये हार देखेंगे। गया पाकिस्तान, क्यों हार गया, ये खिलाड़ी अच्छा नहीं खेला, ये इनसिक्योरिटी, ये पाकिस्तान में है। क्रिकेट लिटरेसी पाकिस्तान में लोएस्ट लेवल के ऊपर है और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। इन्होंने जो कंटेंट गुज़िश्ता 5-6 बरसों में क्रिएट किया अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसने सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वालों का। एक नस्ल जो बच्चे बड़े हो रहे थे 2014-15 से लेकर आज तक 25 तक, उनको पता ही नहीं है पाकिस्तान में सबसे बड़ा, एक सबसे आसान हल भला क्या है? एनू काट दो, एनू पालो, एनू काट दो, एनू पालो, इसको निकाल दें, उसको शामिल कर लें। और मेरे ख्याल से बहुत हद तक ये जो डिसीजंस हैं ये व्यूअरशिप के ऊपर भी डिपेंड करने लगे हैं कि जिसकी फॉलोइंग ज़्यादा है उसको भी मेरे ख्याल से ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रेफर किया जाता है। बहुत हद तक इसमें डिसीजंस को जो है मैनिपुलेट एक तरीके से ये करती है चीज़। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी एपिसोड। हमारे तमाम गेस्ट का बेहद शुक्रिया, राय अजलान साहब का शुक्रिया, अंस का शुक्रिया और साथ ही हाफिज़ साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। आज के एपिसोड से इतना ही।